मजाक मजाक में बनाई गई हुई पार्टी, किसी ने सोचा तक नहीं हुआ कि ये एक क्रांति की शुरुआत होगा। तो फिर क्या था, हम भी ये प्रोटेस्ट देखने निकल गए। तो आज हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो पहले दिन जो भीड़ यहाँ पर दिखाई दी थी ना, आज वो कुछ भीड़ ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी बहुत गर्मी है, तकरीबन 12 बज रहे हैं, तो देखो कि कब तक ये चलता रहेगा और शाम तक आज हम रुकने वाले हैं यहाँ पर, तो हर एक चीज कवर करेंगे। इस प्रोटेस्ट में सबसे डेंजर जो चीज देखने को मिला, सोनम वांगचुक 28 तारीख को हंगर स्ट्राइक पर बैठने वाले थे, बट ये भाई 4 दिन पहले से हंगर स्ट्राइक पर बैठ चुका था। तो ये भैया आज अनशन पे बैठे हुए हैं और तकरीबन 4 दिन से कुछ ना खाया है ना पिया है, बातें भी नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ लिख करके आपको लिख करके समझा देंगे कि और आपको जो जानना है ये लिख करके बता देंगे, लेकिन ये ना खाना खा रहे हैं ना बात कर रहे हैं। जो एसी में बैठ रहे हैं ना, उनको एहसास भी नहीं है कि यहाँ पर लोग क्या झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को देख करके बहुत बुरा लगता है कि अपनी सरकार कितना अंधा हो सकती है। पहले 18 बच्चे मर जाते हैं पेपर लीक के कारण से, और उसके बाद उन बच्चों को इंसाफ दिलवाने के लिए ऐसे भाई लोगों को हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ता है। और वहाँ के प्रोटेस्ट में हम घूम ही रहे थे कि वहाँ पर सौरभ जोशी के ससुर से मुलाकात हो गई, इनकी भी कुछ मांगे थी। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? ये छात्रों का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इस देश में पहले भी बहुत बड़े बड़े छात्र आंदोलन हुए, बीपी सिंह की सरकार चली गई छात्र आंदोलन हुआ तो, चिमन भाई पटेल की सरकार चली गई गुजरात में जब वहाँ छात्र आंदोलन हुआ तो, और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में जब आंदोलन हुआ, जब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से, तो बिहार की सरकार चली गई। तो किस खेत की मूली है, बड़ी बड़ी सरकारें चली जाती है। तुम्हारा उम्मीद है अरे भाई बड़े पहले भी छात्र आंदोलन हुए ना, और हम इनसे ये सब बात कर ही रहे थे, तब तक ये हमें कुंभकर्ण दिखा देते हैं। और देखिए लंका में रावण था तो उसका भाई कुंभकर्ण भी था। हाँ, मैं आपको कुंभकर्ण की फोटो दिखाना चाहूंगा। और कुंभकर्ण साल में एक ही बार उठता था। अब कुंभकर्ण को जगाने के लिए बहुत बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा और अपनी आवाज बहुत ऊंची करनी पड़ेगी। ये कुंभकर्ण है जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और कुंभकर्ण है। अच्छा, और मैंने कुंभकर्ण का इस्तीफा नहीं मांगा है, मैंने ये कहा है कि आप गद्दी छोड़ो, राजगद्दी छोड़ो। ये अपने आप को राजा समझता है और लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। जी, अगर आपने पहचान लिया हो तो कमेंट में जरूर बताना। ये थी इनकी प्रॉब्लम। ये एक समय पे बीजेपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, और इनसे बात करने के बाद हम कुछ स्टूडेंट से बात करने चले गए। ये एजुकेशन मिनिस्टर अपने धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफा मांगी जा रही है, तो क्या लगता है ये इस्तीफा देंगे या ऐसे बैठे रहेंगे और हम लोग ऐसे चिल्लाते रह जाएंगे? देखिए, अगर उनकी तरफ से आप अगर मीडिया कर्मी होके जाएंगे पता करने, मैं तो बता रही हूँ, अगर जाएंगे तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। पता है क्यों नहीं देंगे? अगर उनको किसी भी कारण से अगर मोदी जी पे सरदर्दी देख के सोचे कि भाई पब्लिक बहुत सड़कों पे आ गई है, बर्खास्त कर दिया जाए। अगर मोदी जी भी जबरन किसी भी कारण से अगर बर्खास्त भी करते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ अकेले नहीं होंगे इस्तीफा की लाइन में, वो सबका काला चिट्ठा खोलेंगे। अगर वो इस पार्टी से बाहर आएंगे तो रेल मंत्री पे भी उंगली करेंगे कि आपके राज्य में कितने रेल हाथ। देखो, अपने देश में प्रॉब्लम बहुत है, बट तुम्हें दिखाई नहीं देता, और जिनको दिखाई देता है उसमें मात्र 1% लोग ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो कम से कम तुम्हारी ये तो फर्ज बनती है कि तुम उन्हें सपोर्ट करो। क्यों नहीं अध्यापकों की भर्ती निकली जाती है? स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? इसके पीछे आप कह देते हो कि स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे, तो ये हकीकत मुझे बता दो कि वहाँ पे अध्यापक पूरी तरीके से मौजूद ही नहीं है। एक अध्यापक दो विषय को पढ़ा रहा है, एक अध्यापक 2 विषय की सरदर्दी ले रहा है, हमसे तो पढ़ा नहीं पाएगा क्योंकि अपना भी विषय पढ़ा रहा है, दूसरे को भी पढ़ा रहा है, और दूसरा एक बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं। इस चीज को कोई बताने वाला नहीं है। इस कारण से स्कूल बंद हो रहे। जिस देश में 2026 में नहर पार करके दूसरे गाँव में स्कूली शिक्षा लेने के लिए मजबूर है वो लड़कियां, जहाँ पे आए दिन पुलियों के नीचे उन औरतों का गला मार दिया जाता है। कैसे देश की बेटियों को पढ़ाएंगे, कैसे बचाएंगे? नारा देने से नहीं होता, नारे को अमल करके जमीनी हकीकत में लागू करने की बात होती है। कानूनी तौर पे अगर हम देखते हैं कि चलो राइट टू एजुकेशन 2009 में जो राइट टू एजुकेशन आया था, आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास जन्म पत्री नहीं होने के कारण उनको दाखिला नहीं मिलता है सरकारी स्कूल में। बहुत ड्रामा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि एजुकेशन में कोई पीछे नहीं रह सकता है। मेरा खुद रिसर्च रहा है इस चीज पे, मैंने मास्टर ऑफ एजुकेशन किया है, मैंने रिसर्च किया इसी टॉपिक पे कि सरकारी स्कूल में कितने बच्चे जो है जो एडमिशन के कारण ना होने के कारण बाहर हो जाते हैं। केस तक किया, 5 केस में उस बच्चे को एडमिशन लिया, प्रिंसिपल के ऊपर केस किया गया। कब तक हम इस देश में यही देखो, किसी भी पार्टी को अगर 10 लोग या 100 लोग फॉलो करते हैं तो ये समझ आता है कि चलो उनका प्रोपेगेंडा होगा, बट हमारे देश से लगभग 2 करोड़ लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। मतलब अपने देश में प्रॉब्लम तो है, लोगों का सरकार से भरोसा टूटते जा रहा है। अगर हमारी सरकार हमारी जरूरत पूरा करेगी तो हमें किसी दूसरे की जरूरत पड़ती ही नहीं। और इनसे बात करने के बाद मैं वहां पर एक चाचा से मिला जो फार्मर यूनियन से थे। इनका इंट्रोडक्शन इनसे ही सुन लो। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुख्य मोर्चा। देखिए, देश को आजाद हुए 79 ईयर्स हो गए हैं जी,
और 79 वर्ष की आजादी के बाद भी यदि हम बात ऐसे करें, आज के देश में गरीबी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे शिक्षित लोगों को रोजगार नहीं है, और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट आज यहाँ किया है। ऐसे हमारा पश्चिम प्रदेश एक किसान बिल्कुल आज बात पूरे देश की तो आर्थिक आजादी हम लोगों को नहीं है, रियलिटी ये परिकल्पना ने मदद। देखो प्रॉब्लम पेपर लीक तक था, तो हम लोग सोच रहे थे कि इस प्रोटेस्ट में सिर्फ बच्चे दिखाई देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ पर लगभग 100-200 से ज्यादा अंकल थे जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी समझ आता है कि एजुकेशन ही इकोनॉमिक डिसाइड करता है। ये अंकल जी से बात करने के बाद काफी अच्छा लगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ रोजगार देने की बात, इनकी ओपिनियन काफी अच्छी लगी। फिर मैं वहाँ कुछ भाई को देखा जो चिट्ठी लिख रहे थे। मुझे लगा ये पब्लिक में बांट देंगे अवेयर फैलाने के लिए, लेकिन मैं गलत था। ये लेटर प्रधानमंत्री जी के लिए लिखा जा रहा था। और फिर मैंने इनसे बात की। भैया आप लोग ये जो लेटर लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं? ये लेटर लिख रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी के नाम। सारे लेटर? सारे लेटर। तो ये उनके तक पहुंचेगा कैसे? ये हमने पोस्ट कार्ड खरीदे हैं। हाँ। इन पे हम प्रधानमंत्री जी के ऑफिस का एड्रेस करेंगे ओके। और बाद में हम ये स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो अपने अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने डिमांड्स लिखेंगे इसमें। हाँ। और फिर हम ये कलेक्ट करेंगे और बाय पोस्ट उन्हें पोस्ट। किस रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जो पब्लिक एजुकेशन में इस समय धांधलियां हो रही हैं, उसमें कमियां हैं, उसको पॉलिसी लेवल पे बर्बाद किया जा रहा है। हम उसके खिलाफ। घोटालाबाजी एक चीज है, जो पॉलिसियां ही ऐसी बन रही है कि उसको बर्बाद किया जा रहा है, तो प्राइवेटाइज की तो बढ़त हो रही है। तो इसमें सॉल्यूशन वगैरह कुछ? जी, सोल्यूशन इसमें ये है कि हम बच्चों से, स्टूडेंट से उनकी राय इसमें रखवाना चाहते हैं ताकि वो अपने इमोशन लिख सकें। अगर कोई बच्चा प्यार से बोलेगा प्रधानमंत्री को कि प्लीज आप इसे रद्द कर दो, तो वो वैसे लिखे। अगर कोई बच्चा अग्रेसिवली लिखना चाहता है, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा, तो मतलब उसके ऊपर है, वो उसकी अपनी भावनाएं हैं, तो वो लिख सकता है अपनी मर्जी लिख सकता है। अच्छा, और इसकी ये सारे प्रधानमंत्री जी के ऑफिस जाएगा जी, और रिप्लाई आने की उम्मीद है? मैसेज तो जरूर पहुंच रहा है। हाँ। उनकी सीआईडी यहाँ फिर रही है। हाँ। ये आपको बदल के इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग यहाँ फिर रहे हैं, वो एक एक बंदे की डिटेल निकलवा रहे हैं। हाँ। बात होता है कि उनके पास पहुंच रहा है और वो डरे हुए हैं, बस वो कुछ ना कुछ अंदर से षड्यंत्र रचा रहे हैं। वो अभी तक बाहर आके खुल के बात नहीं कर रहे, वो खुल के कोई बयान नहीं कर रहे। एक बार उनका बारह धर्मेंद्र प्रधान का, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द लोग हैं ना, उन्होंने कहा कि ये तबलीग गैंग वाले हैं। तो हमने तो उसको भी मजाक में लिया। हाँ। हम उसको भी हंस खेल रहे हैं, हमें तो कोई इतराज ही नहीं होगी। हमने देखा है कि इन्होंने किसानों को खालिस्तानी बोला, इन्होंने जेएनयू वालों को आतंकवादी बोला, ये इसी तरह हमें दहशतगर्द बोल रहे हैं। ये इनका काम है और हमें पूरी उम्मीद है कि इन चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आएगा। उस तरह उनको पढ़े तक नहीं, वो कचरे फेंकने। लेकिन बात यह है कि हम अपने एफर्ट्स कितने डाल रहे हैं। इनका भी वही प्रॉब्लम था, सब चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। देखो मैं अपना ओपिनियन भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जहां तक मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, इनके जगह पे कोई और आ जाएगा। हमें सिस्टम में बदलाव करना चाहिए, ऐसा कुछ रूल लाना होगा ताकि किसी बच्चों को सुसाइड ना करना पड़े, किसी बच्चों को प्रोटेस्ट ना करना पड़े, किसी को भूख हड़ताल पे ना बैठना पड़े। आपकी अकाउंटेबिलिटी मिस होने के कारण 18 बच्चे आज जान गंवा चुके हैं। कुछ बच्चे उनको इंसाफ दिलवाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा रहे हैं। मेरी अगर ओपिनियन आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। चलो स्टोरी पे आते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे देखे थे कि सीजेपी का खाना पानी सब फंडेड है, तो मुझे ग्राउंड रियलिटी जानना था, तो मैं उनसे पूछने चला गया। क्या ये फंडेड है? सर ये जो भी अफवाहें फैला रहा है कि यहाँ पे फंडिंग हो रही है, फंडेड है सारी चीजें, आप अपने आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से वॉलंटियर करके यहाँ पे सामान लेकर आ रहे हैं। कुछ फंडेड नहीं है? कोई फंडेड नहीं है। देखा ये जो आप भाई खड़े ना, ये भाई हैं जो यहाँ पे अपनी इच्छा से पानी और सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं। ठीक है, इनकी तरह यहाँ पे और भाई लोग हैं। अफवाह फैलाई जा रही है, नकली नकली अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ पर फंडेड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैं यहाँ आके देखा, मैं सुबह अपने वापस गया था, मैंने वीडियो देखी, मेरे को लगा कि मुझे जाना चाहिए, इतनी गर्मी है, पानी लेके जाता हूँ, कुछ ना कुछ चीज लेके जाता हूँ। मैंने ऑफ करा, गाड़ी में बैठा, सामान डाला, यहाँ आगे से सारे लोग ऐसे आए। मैं आपको बताता हूँ, इतनी लेडीज अपने घर से खाना बना के ला रही है,
कोई है कोई पाउच नमकीन के पाउच ही लेके आ रहा है झोले में, सिर्फ छोटे से झोले में। कोई जो जैसा है वो उस तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है। आप देखेंगे अभी एक भाई ने चाय बट रही थी, ये चाय बट रही थी, अभी एक भाई ने वहाँ पेमेंट करा और ये चाय बटवाई है। मतलब यहाँ सब कुछ पब्लिक अपने सरकार जो भी हथियार डालना चाहती है वो डाल देती है इनके ऊपर। कोई पाकिस्तानी बताता है, कोई बोलता है ये फंडेड है, कोई बोलता है ये एंटी नेशनल है। लेकिन आप यहाँ पर आइए, मैं तो ये सब लोगों को ये सलाह दूंगा कि जिस तरीके से इस आंदोलन को सहयोग करना चाहते हैं, चाहे घर बैठे ही आप सहयोग करिए, इस रील को शेयर करिए, यहाँ से चाहे कैसे भी करके आप इस आंदोलन को इस साथी बनिए, हमारे साथ जुड़िए। और आप ये देखो, अगर एनटीए ने गलती करी है तो उसको इस्तीफा देना होगा। जो जिंदगी गई है उन जिंदगियों के लिए उसको इस्तीफा देना होगा, उन बच्चों के माँ बापों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चे 18-21 बच्चे नहीं है, वो पूरा समाज है। हमारे समाज के बच्चे गए हैं, उनकी वजह से गए हैं, उनको इस्तीफा देना होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। ठीक है, और ऐसे ही आगे इस आंदोलन को बढ़ाते रहिए, कहीं से टूटना नहीं चाहिए आंदोलन। बिल्कुल, हमारे इरादे मजबूत है, इरादे मजबूत है। यहाँ पर कुछ भी फंडेड नहीं चल रहा है। कोई भी इंसान अपने मर्जी से कुछ भी वहाँ खाने को दे जा रहा है। लिटरली मैं उस प्रोटेस्ट में कंटेंट के लिए गया था, लेकिन कंटेंट मेरे पास खुद चल के आ गया। कानून क्या है, हम अपने नेताओं को चुन सकते हैं, तो उन्हें कभी निकाल भी सकते हैं कुर्सी से। हम 5 साल का इंतजार क्यों करें, हम उन्हें कभी भी निकाल सकते हैं। जैसे जनता को भ्रष्टाचार ये निकाल, ये वोट वापसी का कानून, ये भी आज के आज ही तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन सबको निकाल सकती है जनता जब चाहे। लेकिन मुझे ये वोट वापसी का मैटर समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये भाई की बातें घंटा समझ नहीं आ रहा था। हम वोट देते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं, चुनने के बाद गद्दी पे बिठाते हैं, लेकिन वो हमारे को भ्रष्टाचार के अलावा, गरीबी, बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं देते। तो क्या हो, अगर जब वो भ्रष्टाचार करना शुरू करे तो जनता उन्हें उसी समय अपने वोट वापस लेकर निकाल सके। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमंग जैन है। तो ऐसा आपको उम्मीद है ऐसा होने वाला है? देखिए, ये कानून यूएस में भी है और ये कानून यूरोप में भी है, वोट वापसी का कानून। इस कानून को राइट टू रिकॉल के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। जी, वोट वापसी का कानून। आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ कहीं ऐसा हुआ हो? जी, ये कानून अमेरिका में है। अमेरिका में 1912 में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर भ्रष्ट था। उस डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने जो भ्रष्टाचार करना शुरू किया, उसके 15 दिन के अंदर निकाल के उसे सजा दी और सजा में उसको। तो फिर एक और भाई मिले, उनसे मैंने पूछने की कोशिश करी, तो उन्होंने बताया कि मैं चांदनी चौक में पहले इलेक्शन लड़ चुका हूँ। आप सपोर्ट करते हो इस चीज पे? हाँ, मैं इस कानून को लागू करवाने के लिए चांदनी चौक विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़ चुका हूँ 2025 में। मेरा नाम राहुल तिवारी है। चुनाव लड़ चुके और 21 लोगों को हमने चुनाव में खड़ा किया हुआ है। अच्छा, 21 लोगों को। ये इंडिपेंडेंट पार्टी है, राइट टू रिकॉल पार्टी है, जो भारत में एकमात्र पार्टी है जो इस कानून को सपोर्ट करती है। तो हम लोग राइट टू रिकॉल पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं। भारत में अब तक 400 लोग चुनाव लड़ चुके हैं। 400 लोग। रिजल्ट किसका है? मतलब ज्यादा लोग आए हैं नहीं है? नहीं, चुनाव अभी कोई नहीं जीता है, क्योंकि जो भी लोग इस कानून का सपोर्ट कर रहे हैं वो छोटे आम लोग हैं। ठीक है ना, जो खास करोड़पति अरबपति जो लोग हैं, हाँ, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो तो जो भी कांग्रेस में जाके पैसे से पैसा कमाने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो हमारे कानून को जो सपोर्ट करते हैं वो लोग चाहे 20,000 रुपए लगा के चुनाव लड़े, लेकिन वो लोग लड़ते हैं। ठीक है ना। तो आपने चुनाव लड़ा, तो आपका रिजल्ट क्या है? हाँ, मेरे को एक बार 69 वोट मिला, एक बार 1111 वोट मिला। 69 वोट मिला, फिर 1111 वोट मिला। जी हाँ, फिर कुछ नहीं हुआ। कहने वाले देखो, ये कानून कोई नेता, कोई पार्टी नहीं लागू करेगी कभी भी। ठीक है ना, ये पब्लिक डिमांड से होगा। जब तक भारत के हर एक जिले से सैकड़ों लोग प्रधानमंत्री को या अपने राज्य के मुख्यमंत्री को हर महीने ट्वीट और पोस्टर नहीं भेजेंगे, तब तक ये कानून लागू नहीं होगा। मतलब भारत में कहने का मतलब रहता है 20,000। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कब से ये कर रहे हो? आप? मैं लॉकडाउन, जैसे कि मैं पहले बीजेपी समर्थक था, मैं लॉकडाउन से पहले बीजेपी में। जब फोर्स लॉकडाउन, फोर्स वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो मेरा दिमाग खुला और फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि भारत में इतनी समस्या क्यों है, कम ज्यादा है, और दुनिया के बाकी देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप में कम क्यों है। यहाँ तक कि चाइना में
कानून समस्या कम क्यों है? तब मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे अच्छे कानून है। देश सिविक सेंस या बाकी चीजों से नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। तो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गलत गलत कानून छाप रहे हैं, जिससे हमारे पास पावर नहीं आ रहा है और उल्टा हमारे देश का नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि देश के नागरिकों की शक्ति बढ़े। जैसे वोटिंग पावर है ना, जिसको ईवीएम के काला कांच और लाइट सेंसर से एक हिसाब से छीन लिया गया है, तो हम बैलेट पेपर का विकल्प देना चाहते हैं नागरिकों को। तो ये होगा वोटिंग पावर। हटा करके बैलेट। हाँ देखो, हम पावर दिलाना चाहते हैं नागरिकों को, बैलेट पेपर पावर, वोटिंग पावर, रिकॉल पावर, बदलने का पावर, ठीक है ना, जूरी का पावर, अदालतों में बैठकर फैसला देने का पावर, रेफरेंडम का पावर, सरकार के सही और गलत चीजों में अपना सहमति दर्ज कराने का पावर। वोट वापसी कानून सही लगा मुझे। ये नहीं पता कि ये लागू हो सकता है नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भाई ने बहुत अच्छे से समझाया है। सरकार कुछ गलत करे तो उसको बंद करने का पावर, और पांचवा पावर गन का पावर। हर सज्जन नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार होना चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुका है। नहीं, आपको जैसे कि देखो, ये इसलिए लग रहा है ना कि हमें मीडिया ने ऐसा कुछ बोल रखा है कि सबको बंदूक मिलेगा, सब एक दूसरे को मार डालेंगे। हमारे घर में चाकू भी, हम एक दूसरे को चाकू क्यों नहीं मार देते? पुलिस वाले को भी बंदूक है, वो एक दूसरे को क्यों नहीं मारते? कर्नाटक के कुर्ग जिला में, कर्नाटक अपने राज्य में, अपने देश में है, हमारे जैसे लोग होंगे वहाँ पे, वो कुर्ग जिले में सभी नागरिकों को बंदूक है, तो लोग अपने आप को क्यों नहीं मार लेते हैं? पुलिस में अपराधी हो। सुनो पूरी बात सुनो। तो मान लो यहाँ पे 500 लोग हैं, 500 में से 495 लोग सज्जन होंगे, तो 495 लोगों का बंदूक आ गई, तो 495 में से कोई एक पागल आदमी। इनके बातों पर मेरा फुल फोकस गन पावर पे था। ये पूरे देश को गन पावर बनाना चाहते थे। बाद में इनसे मैंने पूछा भी था कि आप इंडिया को पूरा मिर्जापुर बनाना चाहते हो, और वो कहीं उसका दिमाग घूम गया तो दूसरे को गोली इसीलिए नहीं मारेगा क्योंकि बाकी लोगों का भी बंदूक है। जैसे मैं आपको बंदूक उठा लूं, गोली मार देंगे, तो बाकी लोग भी मेरे को मार देंगे, तो मैं अपनी जान क्यों दूंगा? इसी डर से लोग एक दूसरे को नहीं मारेंगे। देखो जैसे कि तो ये लोग, जैसे अमेरिका में क्या फोर्स किया, एक राज्य के मंत्री ने फोर्स किया, तो राज्य के मंत्री को वहाँ के नागरिकों ने बदल दिया, और राज्य का जो मुख्यमंत्री है क्यों डरा? क्योंकि सभी नागरिकों का बंदूक था वहाँ। लेकिन मुझे ज्यादातर इसके लिए जवाब नहीं मिला। फिर मुझे वहां जंतर मंतर पे एक भाई मिले, इनकी ओपिनियन काफी अच्छी लगी। इस प्रोटेस्ट को आप किस नजरिए से देख रहे हो? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है, ये एक मूवमेंट है जो यूथ ने उठाया है, और यूथ का सबसे पहला मुद्दा इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है। और इन्होंने कुछ खुल के बताया था। देखिए, मैं अन्ना हजारे के टाइम पे छोटा था, मुझे नहीं पता कितने दिन आंदोलन चला था, लेकिन मैं किसान आंदोलन के टाइम पे बहुत समझदार था, तो मैंने देखा है वो 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला था, लगभग 370 दिन। तो एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। अभी 8 दिन हुए हैं। अगर 8 दिन में हमें कोई बोल रहा है दहशतगर्द धर्मेंद्र प्रधान जी, कोई खालिस्तानी बोल रहा है, कोई पाकिस्तानी बोल रहा है, तो ये हमारे मूवमेंट को खराब करने की कोशिश है। आने वाला समय हमारा ये, हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। और बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल नए लोग आए थे, आज नए लोग आए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 8 दिन हो चुके हैं, अब ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोगों को यहाँ पे आना कम हो चुका है। देखिए, लोगों का अपना एक मत है, लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, उनके पास में आज के टाइम में गुजार भत्ता के ही पैसे हैं। एक नौकरी के लिए 100 आदमी लाइन में खड़ा है। अगर आज वो अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ प्रोटेस्ट पे आएंगे तो उनकी जगह 100 आदमी नौकरी लेने के लिए तैयार है। तो प्रोटेस्ट पे लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कल कुछ और लोग थे, आज कुछ और लोग है। प्रोटेस्ट बहुत मजबूती से चल रहा है। फिलहाल तो तकरीबन 1000 लोग यहाँ पर होंगे कहीं ना कहीं, सब कुछ मिला के। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट अभी 8 दिन हो चुके हैं, अभी कल 9 दिन हो जाएगा। तो ये कब तक मतलब चलता रहेगा, और इसके आगे भी कोई प्रोसेस बच्चों को करना चाहिए? देखिए, ये प्रोटेस्ट में बता रहा, ये हमने शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान जी से करी है। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये एक शिक्षा का मुद्दा है। पहले हम शिक्षा सुधारेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य सुधारेंगे, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति। अभी जितनी भी हमारी बेकदरी हो चुकी है इस देश की, विश्व गुरु कहने से नहीं बना जाता, करने से बना जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चीजें यहाँ से ही स्टार्ट होगी और चीजें बदलेगी। अभी 8 दिन हुए हैं, मैं कह रहा 800 दिन भी अगर देश को बदलने के लिए प्रोटेस्ट चलेगी तो हम इसे जरूर करेंगे। मतलब यहाँ पर आप लाइन लगाने वाले हो, क्योंकि शुरुआत तो आपने एजुकेशन मिनिस्टर करा है, आगे किस किस का मानोगे? ये देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर अभी नीट का मुद्दा सबसे बड़ा था, जब कोकरोच जनता पार्टी एक बनी थी, तब सीजीआई ने क्या कहा था कि जो लोग कुछ नहीं करते वो या तो पीआईएल फाइल कर देते हैं या माइक उठा के मीडिया बन जाते हैं। क्योंकि मीडिया, ये नौबत क्यों आई? हम लोग ये तो देख रहे हैं कि चीजें बदल क्यों रही है, ये नहीं देख रहे इसके पीछे का कारण क्या है। कहीं ना कहीं ये जरूरत थी, क्योंकि मान लो कि अपने जो चौथे स्तंभ है जिसको मीडिया बोला जाता है, डेमोक्रेसी, तो आज जो वो कहीं ना कहीं बिक चुकी है, मुझे लग रहा है। और क्योंकि और सारे मेरे जैसे छोटे छोटे क्रिएटर के सबके लाइफ खतरे में आ जाएंगे अगर वो सही लाइन पे आ गए। देखिए, अगर मीडिया सही होती तो आज हमें यहाँ आने की 45 डिग्री में जरूरत न होती। एक अभिजीत दीपके जो हमारे बीच में अमेरिका से अपनी अच्छी खासी लाइफ छोड़ के आए हैं, वो 45 डिग्री में बैठे हैं, तो उनका ये समझ लीजिए वो किसी मजबूरी के कारण तो बैठे ही है। तो चीजें बदलने में टाइम लगे। लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ, जो ये 13-14 बच्चे मरे हैं,
जो वहाँ 13 बच्चे के पोस्टर लगा, लेकिन उससे ज्यादा मरे हैं। तो उन बच्चे की अभी फैमिली घर पे जो गुजर रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आप सब लोग एक ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं, 14 बच्चे मरे हैं। आप उन 14 बच्चों की सादत को एक तरफ अलग हटा के ये देखिए, कितने लाखों लोग हमारे जो नीट का एग्जाम बच्चों ने दिया था, मेरे साथियों ने दिया था, वो कितने मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं। अब उनके जो ये मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, उसका खजाना कौन भरेगा? धर्मेंद्र प्रधान जी भरेंगे। आज का यूथ, मैं बता रहा हूँ, एक पार्टी पे, डीयू का इलेक्शन होता है, यूथ की बात कर लूं, वो एक बर्गर पिज्जा पार्टी पे अपनी वोट दे रहा है। जो हमारा थोड़ा सा एडल्ट समाज है, जो हमारे पिता तुल्य है, वो क्या कर रहे हैं? एक तोहफे में आप प्रधान से क्या उम्मीद रखेंगे? वो आपके गांव का विकास करेगा? जब वो 50 लाख लगा के प्रधान बनेगा तो वो पहले अपनी जेब भरेगा। हमें सिस्टम अपने आप बदलना होगा, हमें आवाज उठानी होगी, और शिक्षा से ही आवाज उठ सकती है, वरना तो आप लोग अपने एक अधिकारी को भी नमस्ते करोगे। और मैं बता रहा हूँ, हम गुलाम बन चुके हैं, मानसिकता हमारी गुलामों वाली हो चुकी है। वरना कंपैरिजन पाकिस्तान से करोगे तो मुझे नहीं लगता आने वाले 100 साल में मेरे बच्चे, उनके बच्चे भी आ जाएं, ये देश बदलेगा और बेकार ही होगा, और स्थिति इतनी खराब ना हो जाए कि शायद ये कल को बांग्लादेश बनने की स्थिति में आ जाए। क्योंकि ऐसा वैसे नहीं होगा। हमारे देश का युवा बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास क्या है? दिल। हमारे पास कुछ ना हो तब भी हम दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस चीज का नाजायज फायदा ना उठाया जाए, युवाओं को ना बहलाया फुसलाया जाए, और उनकी बात को, जो आज हमारी डिमांड है, से मान लिया जाए। कल को कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार ये वर्तमान की सरकार होगी। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज हमारी बात को सुनिए। 45 डिग्री में हम देख लीजिए क्या हालत हो रही है। अगर आवाज उठा रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीजों को बदलने मत दीजिए, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर मैं आपको एक लास्ट चीज दिखाना चाहता हूँ, जिसके ऊपर ये पूरा प्रोटेस्ट टिका हुआ है। लेकिन यार जिस हिसाब से ये बच्चे डिप्रेशन में या किसी की अकाउंटेबिलिटी मिस होने के बाद इनकी जान चली जाती है, तो ये बहुत ही बेशर्म, मतलब शर्मिंदगी की बात है कि इतने बच्चे मरने के बाद भी उन कुछ बच्चों की मृत्यु जो इस पेपर लीक होने के कारण उनको सुसाइड करना पड़ा। शायद ये पेपर लीक ना होता तो आज वो बच्चे जिंदा होते कहीं ना कहीं।